बेसिकली लिगामेंट्स होता क्या है, लोग आगे से जानते समझते नहीं है, तो आप पहले ये बताएं कि लिगामेंट्स क्या होते हैं। लिगामेंट्स हमारी बॉडी के अंदर एक टफ लिगामेंट टियर का मतलब क्या होता है फिर? अब जब कभी जॉइंट के ऊपर ये कितने टाइप के होते हैं? लिगामेंट की चोट को हम स्प्रेन बोलते हैं और ये 3 ग्रेड्स के होते हैं। कौन कौन से लिगामेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा टियर होते हैं? ज्यादातर जो लिगामेंट्स के टियर होते हैं वो और लिगामेंट टियर में क्या डिफरेंस है? लिगामेंट स्प्रेन स्प्रेन या लिगामेंट टियर टियर। मैंने ये लगभग एक ही चीज है टर्मिनोलॉजी। लिगामेंट टियर होने के सर रीजंस क्या क्या होते हैं? लिगामेंट टियर के मोस्ट कॉमन कौन से ऐसे लोग होते हैं जो लिगामेंट टियर के लिए या लिगामेंट स्प्रेन के ज्यादा प्रोन होते हैं? ज्यादातर जो स्पोर्ट्स वाले फिजियोथेरेपी का कितना रोल है? फिजियोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, डॉक्टर स्टॉक में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद हैं फिर से डॉक्टर आदेश शर्मा। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो पहले तो ऐसा बोलते थे कि भाई बुजुर्ग अवस्था की वजह से होता है, लेकिन आज की डेट में कई बार ऐसा फील किया जाता है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होने लगी है। हम बेसिकली बात करने वाले हैं लिगामेंट्स के बारे में। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग लिगामेंट्स के बारे में जानते नहीं है, तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। लिगामेंट्स बेसिकली हमारे घुटने में कुछ पार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं सर से यही जानना चाहूंगा, सर बेसिकली लिगामेंट्स होता क्या है? लोग आगे से जानते समझते नहीं है, तो आप पहले ये बताएं कि लिगामेंट्स क्या होते हैं। लिगामेंट्स हमारी बॉडी के अंदर एक टफ रबर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि जॉइंट्स को आपस में बांधता है जी। तो जो भी जॉइंट है बॉडीज के अंदर उनको अपनी जगह पे रखने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए लिगामेंट्स होते हैं जी। जो बोन टू बोन जॉइंट्स जो बनाती हैं, दो बोन्स, उनको आपस में अटैच करते हैं। ओके, राइट। अच्छा सर, अभी जैसे लिगामेंट्स आपने एक्सप्लेन कर दिया, मतलब मैं समझता हूँ कि ये कुछ एक रस्सी या इलास्टिक टाइप कह सकते हैं जो दोनों जॉइंट्स को जोड़ के ये रखता है। कोलेजन का बना होता है, इलास्टिक नेचर होता है और Okay. टफ कनेक्टिव टिश्यू होती है। टफ कनेक्टिविटी इशू होती है। अच्छा सर, ये लिगामेंट टियर का मतलब क्या होता है फिर? अब जब कभी जॉइंट के ऊपर एक्सेसिव स्ट्रेच पड़ता है या फिर वो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो उस केस के अंदर हमारे जो लिगामेंट्स हैं वो भी स्ट्रेच हो जाते हैं और अगर वो फोर्स बहुत ज़्यादा है तो वो लिगामेंट्स ब्रेक कर सकते हैं, उसमें चोट आ जाती है तो उसको लिगामेंट की चोट बोला जाता है। ओके, लिगामेंट की चोट बोला जाता है, राइट। अच्छा सर, ये कितने टाइप के होते हैं? लिगामेंट की चोट को हम स्प्रेन बोलते हैं और ये 3 ग्रेड्स के होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 स्प्रेन। जी। तो ग्रेड 1 स्ट्रेन का मतलब है कि आपका बस स्ट्रेच हुआ लिगामेंट जी। लेकिन अभी इंटैक्ट है जी। तो उसके अंदर ज़्यादातर हमें बस थोड़ी टेंडरनेस वगैरह मिलती है, माइल्ड स्वेलिंग मिल सकती है। और ग्रेड 2 जो टियर होता है, स्प्रेन होता है, उसके अंदर पार्शियल यानी हमारे फाइबर्स रप्चर हो जाते हैं, पार्शियल। जी। और ग्रेड 3 का मतलब है कंप्लीट रप्चर, तो उस केस में आपको इंस्टेबिलिटी भी मिल जाएगी जॉइंट के अंदर, स्वेलिंग, पेन, टेंडरनेस भी ज़्यादा होगा, तो वो उसमें कंप्लीट टियर हो जाता है। कंप्लीट टियर हो जाता है। इट वी कैन से कि वो टूट भी जाते हैं। हाँ, वो टूट, आप कह सकते हैं टूट गए, फट गए। हाँ। अच्छा, ओके, राइट। अच्छा सर, कौन कौन से लिगामेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा टियर होते हैं? ज्यादातर जो लिगामेंट्स की टियर होते हैं वो हमारे घुटनों में बहुत कॉमन है जी। एंकल की चोट्स बहुत कॉमन है, एंकल के अंदर लिगामेंट्स स्प्रेन हो जाता है जी। अगर आपके पैर मुड़ जाता है, या फिर स्पोर्ट्स वाले होते हैं लोग जो स्पोर्टिंग, क्योंकि ज्यादातर लिगामेंट्स की चोट स्पोर्ट्स में इंजरी ज्यादा कॉमन होती है, उसके अंदर आपका एक्सेसिव फोर्स लगता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होते हैं, थ्रस्ट लगता है, तो इसमें कई बार हमें घुटनों में, रिस्ट में भी, शोल्डर में भी और एंकल में, लेकिन एंकल और नी बहुत कॉमन है स्पोर्ट्स इंजरीज के लिए। अच्छा, लिगामेंट्स रिस्ट में भी होते हैं? हाँ, मैंने आपको बोला ना, लिगामेंट्स बेसिकली हर जॉइंट पे होगा। जॉइंट के अंदर जॉइंट्स को यानी कि बेसिकली एक तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और लिगामेंट टियर में क्या डिफरेंस है? लिगामेंट स्प्रेन या लिगामेंट टियर में मैंने ये लगभग एक ही चीज है, टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। ओके। स्प्रेन, हम एक लिगामेंट की चोट को स्प्रेन बोला जाता है जी। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो स्प्रेन है वो किस ग्रेड का है। अगर सपोज कर लीजिए ग्रेड 3 स्प्रेन है तो उसके अंदर कंप्लीट टियर है, ओके, लिगामेंट का, और अगर ग्रेड 2 है तो माइल्ड पार्शियल टियर है। ओके, राइट। अच्छा, लिगामेंट टियर होने के सर रीजंस क्या क्या होते हैं? लिगामेंट टियर के मोस्ट कॉमन तो जैसे मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स इंजरीज के साथ है,
जी। आपका पैर ट्विस्ट हो, मसल्स वगैरह की वीकनेस है, या फिर आप क्या कहते हैं, आपने जैसे कि एक्सरसाइज करने से पहले आपने वार्म अप नहीं किया, हम्म। आप और एकदम से सडनली आपने एक्सेसिव एक्सरसाइज चालू कर दी, फिर वो या फिर स्पोर्ट्स में आपने कर दिया बिना वार्म अप किए, ओके। तो कई बार हमारे लिगामेंट्स वगैरह उस केस के अंदर हम्म। एक्सेसिव स्ट्रेच हो जाते हैं, हम्म। चोट लग जाती है। हम्म। तो ये चीज होती है। इसके अलावा आपको अपने मसल्स स्ट्रांग होंगी, हाँ। तो आपके क्या कहते हैं जॉइंट्स का अलाइनमेंट सही होगा, और आपके लिगामेंट्स वगैरह भी रिलेटिवली सेफ रहेंगे। तो ओके। जिनकी मसल्स वगैरह वीक होती हैं और आदत नहीं होती है, लेकिन एक्सेसिव एक्सरसाइजेज अपने आप शुरुआत में अगर कर लेते हैं ओवर एंथुजियाज्म में, तो इस तरह के लोगों को चोट लगने का, लिगामेंट्स की चोट लगने का डर है। राइट। सर, तो क्या ये जो लेबर क्लास लोग होते हैं उनको भी ये लिगामेंट की ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो क्या उनमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है? देखिए, लिगामेंट्स की चोट, या फिर मैंने जैसे बताया आपको, जी। जब भी जॉइंट ओवरलोड होता है, जी। एक्सेसिव स्ट्रेच होता है, जैसे कि अमूमन जैसे आप लेबर्स में एक बहुत कॉमन चोट है कि वो कई बार गिर जाते हैं, पैर ट्विस्ट हो जाता है, क्योंकि सरफेस अनइवन होता है ज्यादातर जहाँ पे वो काम करते हैं, जी। तो उसमें एंकल की चोटें लगना बहुत कॉमन है, एंकल ट्विस्ट हो जाता है, रिस्ट में भी आपकी कई बार चोट लग जाती है। हाँ, हाँ। तो जब भी एक्सेसिव फोर्स लगेगा, एक्सेसिव स्ट्रेच होगा, जी। जॉइंट के ऊपर ज्यादा जोर लगेगा, तो आपके हाँ। लिगामेंट्स पे चोट लग सकती है। राइट। अच्छा सर, जैसे कौन से ऐसे लोग होते हैं जो लिगामेंट टियर के लिए या लिगामेंट स्प्रेन के ज्यादा प्रोन होते हैं? ज्यादातर जो स्पोर्ट्स वाले हैं, जो कि स्पोर्ट्स खेलते हैं या जिम जो जाते हैं, जी। या फिर उन लोगों को चांसेस होते हैं कि आपको स्प्रेन हो सकता है, लिगामेंट की चोट हो सकती है। ओके। तो इसीलिए आप, अगर आपको एक्टिव हैं जी। और अगर आप कॉशियस नहीं है, तो आपको जी। लिगामेंट की चोट हो सकती है। अच्छा, ओवरवेट वालों का कितना रिस्क है सर? देखिए, आप अगर ओवरवेट हैं तो जॉइंट पे आपका लोड ज्यादा पड़ रहा है, जी। जॉइंट पे लोड ज्यादा है तो फोर्सेस ज्यादा है, तो स्ट्रेस ज्यादा होने के कारण लिगामेंट की चोट के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। अच्छा, मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर क्रिएट हो हाँ, जाता एक रिस्क फैक्टर होता है डेफिनेटली। है। राइट। अच्छा सर, जैसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो एक्सरसाइज करते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या सभी टाइप की एक्सरसाइज, मतलब मेरा कहने का मतलब ये, क्या एक्सरसाइज से भी कोई रिस्क क्रिएट होता है? एक्सरसाइज इटसेल्फ तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जी। वो आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और उससे आपके जॉइंट्स वगैरह की भी सेफ्टी रहती है, लिगामेंट्स भी आपके सेफ रहते हैं। जी। लेकिन अब जैसे होता है, मैंने आपको बताया, आपने बिना वार्म अप किए अगर एक्सरसाइज की, हाँ। अनगाइडेड, यानी आप कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा आप वेट्स वगैरह उठा लेते हैं, या फिर एक्सरसाइज करते हैं जो कि आपकी बॉडी उतना सहन नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन में कई बार हमारे जॉइंट्स वगैरह ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, जी। और उस कंडीशन के अंदर आपके लिगामेंट्स को चोट मिल लग सकती है। ओके। तो आप एक्सरसाइज करें, सुपरवाइज करें अपनी बॉडी को, और अपने बॉडी एज के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज को चूज करें। कुछ एक्सरसाइज है जो बहुत सेफ हैं, अच्छी मानी जाती है, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ओके। तो ये तो है ही, बाकी आप जिम भी जाके कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें हाँ। आप कि बहुत उसको ज्यादा over ना ओवर करें। एक्साइटमेंट में या फिर एंथुसियाज्म में आप चोट भी लगा सकते चोट भी लगा सकते हैं। राइट। अच्छा सर, जैसे बच्चों में और बुजुर्गों में ये कितना रिस्की है? हैं। बच्चों के अंदर लिगामेंट्स की चोट रिलेटिवली बहुत कम देखी जाती है, जी। क्योंकि उनके अंदर ज्यादातर लिगामेंट्स की चोट ना होकर फ्रैक्चर होने के चांसेस या एपिफिसिस वगैरह की चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो हाँ, लिगामेंट्स की चोट लगना चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके। राइट। अच्छा सर, जो लिगामेंट के सिम्टम्स आते हैं, लिगामेंट टियर के, वो किसी व्यक्ति को कैसे पता पड़ेगा कि उसका लिगामेंट टियर हो चुका है? अगर किसी को लिगामेंट टियर हुआ है, जी। तो कई बार आपको पॉपिंग साउंड आती है, यानी कि अगर जैसे पैर आपका ट्विस्ट हो गया, तो आप कई बार आवाज भी आती है, अच्छा। और उसके बाद एकदम से आपको अगर लिगामेंट पे चोट लगी है, तो आपको वहां पे स्वेलिंग आएगी, जी। पेन होगा, जी। चलने में दिक्कत होगी, या फिर जहां भी जॉइंट में उसके मोबिलाइजेशन में, मूवमेंट में पेन होगा। ओके। तो ये सब साइंस है कि आपको चोट लगी है। चोट लगी। अब वो लिगामेंट की चोट है कि बोनी चोट है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको किसी डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। अच्छा सर, जैसे कुछ लोगों के जॉइंट्स होते हैं, जैसे घुटने का हो गया, रिस्ट का हो गया, तो
उनके दर्द होता है बट लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसका क्या कारण होता है? ज्यादातर जैसे जॉइंट्स के अंदर अगर पेन हो रहा है, लिगामेंट्स के कारण नहीं, वो ज्यादातर हम लोग उसको आर्थराइटिस मान सकते हैं। जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, ओके कोई बीमारी हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रिमोटॉइड हो, ओके उसके कारण जॉइंट्स में पेन होता है। उसका एज सच लिगामेंट से कुछ लेना देना नहीं। लिगामेंट्स की जो चोट होती है वो ज्यादातर आपकी, जैसे चोट मैंने के बोला, कारण। मूवमेंट्स के कारण ही होती है, मूवमेंट्स। राइट। क्या विटामिन डी की वजह से भी जॉइंट्स में पेन हो सकता है? विटामिन डी की वजह से हाँ जॉइंट्स में पेन हो सकता है, क्योंकि आपके विटामिन डी के कारण आपकी क्या कहते हैं बोन्स वगैरह रिलेटिवली वीक होती हैं, जी आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ कम होती है। तो उस कंडीशन के अंदर जॉइंट्स को ये सब मस्कुलेचर, लिगामेंट्स, ये सब चीजें बेसिकली इनको सेफ गार्ड करते हैं जॉइंट्स की लाइफ को, और उनको जी। एक तरह से उनके प्रोटेक्शन के लिए है। जी तो जब भी ये चीजें हमारी मसल्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स की कार्टिलेज वगैरह जब वीक होती हैं तो फिर हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। राइट। अच्छा सर, ये हमें कैसे पता पड़ेगा कि लिगामेंट टियर हुआ है या फ्रैक्चर है? इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें एक्सरे कराना पड़ेगा। अगर एक्सरे में दिखता है जी कि फ्रैक्चर है तो फिर हम उसको उसी लाइन पे ट्रीटमेंट करेंगे। जी लेकिन अगर कोई फ्रैक्चर नहीं होता है जी और फिर भी अगर स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, जी, तो उस कंडीशन के अंदर हमें मान के चलते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली लिगामेंट टियर हुआ है। राइट। अच्छा सर, अभी मैं आपसे काफी चर्चा कर रहा हूँ बट मेरे मन में अभी भी कुछ एक सवाल है लिगामेंट को लेकर के। मतलब मैं कुछ ऐसा समझ रहा हूँ कि इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स, उसी को लिगामेंट कहते हैं, मसल्स के एक समूह को। हाँ नहीं, मसल्स मसल्स तो रिलेटिवली जो होती हैं, जी जो फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली मूवमेंट्स वगैरह कराने के लिए हमारे होते हैं। जी। लिगामेंट्स होते हैं वो बेसिकली स्टेबिलिटी देने के लिए होते हैं। अच्छा आप एक तरह से आप मान सकते हैं कि मसल्स तो हमारे फाइबर्स हो गए जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। जी। लिगामेंट्स जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। अच्छा तो वो एज कम्पेयर टू मसल्स काफी हार्ड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू काफी हार्ड होती है, और वो बेसिकली स्टेबिलिटी का ही काम करते हैं। ओके। वो एज सच मूवमेंट वगैरह में काम नहीं करते। राइट। अच्छा सर, एक्सरे और एमआरआई कब जरूरी हो जाता है? अब अगर हमें एक्सरे के अंदर दिख जाता है कि कोई बोनी इंजरी नहीं है तो हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो स्प्रेन है जी या फिर कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो उस कंडीशन के अंदर अगर हमें लगता है कि पेशेंट को चलने में दिक्कत हो रही है या फिर इंस्टेबिलिटी है जी जो कि आगे चल के उसको प्रॉब्लम कर सकते हैं, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि ग्रेड 3 स्प्रेन हाँ, टीयर है टियर है। और वो आगे चल के उसको दिक्कत दे सकता है, जॉइंट की बेसिकली जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और अगर हमें लगता है कि उसको हमें रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी जी तो उस कंडीशन में हम एमआरआई कराते हैं। क्योंकि राइट। एमआरआई जो है वो हमें स्प्रेन के बारे में एग्जैक्टली बता सकती है। खासतौर पर नी के मामले में हम लोग ज्यादातर जो लिगामेंट की चोट होती है हमें एमआरआई से ही पता लग पाता है। ओके ओके। अच्छा, क्या टियर को हम बिना एमआरआई के भी डायग्नोज कर सकते हैं? हाँ, क्लिनिकली आप जब भी चाहें आप एग्जामिनेशन करके जी हम क्लिनिकली हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा लिगामेंट फटा है, जी। लेकिन कंफर्म करने के लिए हमें एमआरआई की जरूरत पड़ती है। वैसे Okay. क्लिनिकली हम लोग एग्जामिनेशन के द्वारा पता लगा सकते हैं कि कौन सा लिगामेंट टियर है। राइट सर। अच्छा सर, जैसे हमने अभी समझा कि जो लिगामेंट टियर हो जाते हैं तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, राइट? तो ये स्वेलिंग लगभग कितना टाइम ले लेती है जाने में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट? हाँ, अब ये डिपेंड करता है आपका किस ग्रेड का स्प्रेन है, जी टियर कितना सीवियर है। अगर चोट बहुत सीवियर है तो ये स्वेलिंग थोड़ा टाइम ले सकती है अच्छा सही होने के लिए। लेकिन हमें जो अब कोई स्प्रेन होता है तो उसका एक इनिशियल ट्रीटमेंट जो होता है वो ये होता है कि हमें उसको थोड़ा रेस्ट देना, जी और स्वेलिंग के लिए हम लोग कोल्ड फर्मेंटेशन, ठंडी सेक करने के लिए बोलते हैं, उससे जी। काफी आराम मिलता है। आप थोड़ा सा कंप्रेशन दे सकते हैं, कंप्रेशन जैसे कि कोई क्रैप बैंडेज है या फिर कोई इलास्टिक बैंडेज है, जी उससे हम उस जॉइंट को थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं ताकि स्वेलिंग हो। और चौथी चीज होती है एलिवेशन। ओके हम थोड़ा सा उसको हार्ट के लेवल से ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा एलिवेट करके रखेंगे तो स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी नहीं। तो ये सब चीजें करते हैं, और साथ में थोड़ा सा अगर आपको बहुत ज्यादा है पेन या फिर इन्फ्लेमेशन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ले सकते हैं। इन राइट। सब चीजों से ग्रेजुअली आपकी स्वेलिंग Improvement कम आता हो जाएगी। ओके। अच्छा सर, अगर हम बात करते हैं इसके टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स की, किस कंडीशन में किस टाइप का ट्रीटमेंट हमें कराना चाहिए? देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रेड 1 का है
तो हम क्या ट्रीटमेंट लेंगे, क्या वो मेडिकेशन से ठीक हो जाएगा, क्या कभी इस पे सर्जरी में भी जाना पड़ता है, ये सब जानना चाह रहा हूँ मैं। जी। अब ग्रेड 1 टीयर जैसे मैंने बताया ना, बेसिकली इसके अंदर आपका लिगामेंट जो है वो स्ट्रेच हो गया, जी तो उसके अंदर ऐसा हमें कोई सर्जरी की बहुत जरूरत नहीं होती है। इसमें आप रेस्ट कर लें, जी। थोड़ा सा इमोबिलाइजेशन दे दें, हम्म। और ये ही ज्यादातर 2 से 3 हफ्ते के अंदर हील कर जाती है। ओके। उसके बाद आप अपने नॉर्मल मूवमेंट्स कर सकते हैं, सब हम्म। कर सकते हैं। इनिशियली स्टेज में अगर आपको पेन वगैरह हो रहा है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, जी। लेकिन जैसे जैसे आपको रिलीफ मिलते आता है तो फिर आप, हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं, और ओके। थोड़ा सा रिहैब करवाते हैं, तो उसके बाद फिर आप नेचुरल अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज पे आ सकते हैं। अब ग्रेड 2 टीयर अगर ज्यादा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम इंटरवल ज्यादा पड़ जाता है, आपको जी। रेस्ट भी थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, जी। थोड़ा सा दवाइयों की भी जरूरत ज्यादा पड़ती है। लेकिन एज सच ग्रेड 2 भी अगर आप रेस्ट करते हैं, प्रॉपर मेडिकेशंस और प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो आप रिकवर कर जाते हैं। जी। ग्रेड 3 टीयर ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हमारा कंप्लीट ब्रेक हो गया, और लिगामेंट बेसिकली अगर एक बार ब्रेक हो जाता है तो वो दोबारा से अपने आप हील नहीं करता। ओके। तो इंस्टेबिलिटी है, प्रॉब्लम अगर है जो कि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आगे चल के आपकी लाइफस्टाइल में या फिर आपकी आगे चल के प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो उसको हमें फिर रिपेयर करने की जरूरत, राइट, तब ऑपरेशन की जरूरत तब ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा सर, जैसे अभी आपने कहा था कि फिजियोथेरेपी कराते हैं, तो फिजियोथेरेपी का कितना रोल है? हाँ, फिजियोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी तरह की लिगामेंट की चोट का, जी। क्योंकि फिजियोथेरेपी से हमारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं। हम बताते हैं किस तरीके से आपको, क्या कहते हैं, अपनी नॉर्मल लिगामेंट्स को यानी बचाते हुए आपको अपने चलना फिरना है। जी। तो एक बार जब हमारा फिजियोथेरेपी होती है तो हम लोग एक लिगामेंट्स की चोट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजियोथेरेपी का, जी। जो आपको, जिसको हम रिहैब बोलते हैं। हाँ। उसके बिना आपको प्रॉपर चल, यानी कि अगर लोअर लिम्ब की चोट है तो प्रॉपर चलना, प्रॉपर यानी कि आपको एक्सरसाइज करना, किस तरह से, यानी कि आपको आगे चल के दोबारा से चोट नहीं लगे, दोबारा से आप हो, तो इस सब चीजों के लिए फिजियोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, जैसे कुछ ट्रॉमा केसेस होते हैं जिनमें मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई, मतलब ऑब्वियसली एक्सीडेंट हुआ जिसमें इतना मेजरली हुआ कि उसको लिगामेंट ब्रेक ही हो गया पूरी तरीके से, तो क्या वो दोबारा से सर्जरी के दौरान ठीक हो सकता है? जी, अगर लिगामेंट ब्रेक हो गया है जी। और उसे अगर हमें रिपेयर करना है तो हमें सर्जरी ही की जरूरत पड़ेगी, बिना सर्जरी के नहीं कर पाएंगे। क्या उसके बाद व्यक्ति अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकता है या उसे लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रहेगी? नहीं, एक बार आपने लिगामेंट अगर रिपेयर करवा लिया है जी। और उसके बाद अगर प्रॉपर रिहैब लेते हैं, फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, जी, तो उसके बाद आप नॉर्मल अपनी लाइफ जी सकते हैं।